ये मामला तकरीबन 11 साल पुराना है। जगह मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, और इंदौर शहर में जो जगह है उसका नाम है तेजाजी नगर। ये खजराना के पास का इलाका है, और ख़ासकर इस वक्त जहाँ तेजाजी नगर है वो इलाका 11 साल पहले इतना विकसित नहीं था, इतना डेवलप नहीं था। हुआ यूँ कि 17 अप्रैल 2015 को इसी तेजाजी नगर इलाके में रहने वाला एक नौजवान अपने घर से निकला। पास में ही उसके बहन और जीजाजी का घर था, वो वहाँ जा रहा था। उसे किसी डॉक्टर के पास जाना था और जीजाजी को लेकर जाना था। तो निकलने से पहले उसने अपने जीजा से फ़ोन पर बात भी की, लेकिन बाइक लेकर वो ऐसा निकला कि फिर कभी लौट कर ही नहीं आया। न तो वो जीजा के घर पहुंचा, बहन के घर पहुंचा, और न ही वापस अपने घर लौटा। जीजा से बीच में एक बार फ़ोन पर बात भी हुई थी। तब उस लड़के से उसके जीजा जी ने ये पूछा था कि तुम अपने सारे पुराने प्रेस्क्रिप्शंस, फाइल वगैरह लेकर आ रहे हो या नहीं। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, वो तो मैं लेकर नहीं आया। तो उसके बहनोई ने, उसके जीजा ने उससे ये कहा कि जाओ वो पेपर्स भी लेकर आओ, सो दैट जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो पुराने पेपर्स उनको हम दिखा पाएँ। लड़के को बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है जीजा जी, मैं पेपर लेकर वापस आपके पास पहुंचता हूं। लेकिन इसके बाद वो लड़का किसी को नहीं मिला, न तो अपने घर वालों को और न ही अपने बहनोई के पास वो पहुंचा, जीजा के पास वो पहुंचा। यहाँ तक कि वो पेपर लेने घर भी नहीं लौटा। उस 17 साल के लड़के का नाम था कृष्णा। घर वाले पहले इंतज़ार करते रहे। दोनों परिवारों में बातचीत हुई, मतलब दामाद और ससुराल में बातचीत हुई ये पता करने के लिए कि कृष्णा कहाँ गया, लेकिन दोनों को पता नहीं था। इसके बाद दोनों परिवारों के लोग इकट्ठे हुए, आसपास के जो लोग हैं उनको बताया, नाते रिश्तेदारों को बताया, और फिर उस लड़के को ढूंढने की शुरुआत हुई। जगह जगह कृष्णा की तलाश लोगों ने की। उस पूरे रूट को स्कैन कर दिया, छान मारा जिस रूट से होकर वो अपने बहन और जीजा के घर जाने वाला था। मगर तमाम कोशिश करने के बावजूद कृष्णा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हार कर परिवार के लोगों ने तब खजराना थाने में FIR दर्ज करवाई, और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और मामले की जांच शुरू कर दी गई। 5 दिनों तक तो इस घटना के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन इसके बाद फिर खजराना में ही एक सुनसान खेत के बीच में उस लड़के की लाश मिली। 5 दिन बाद जब लाश मिली तो आप समझ सकते हैं कि लाश की हालत कैसी थी। लाश बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, कंडीशन उसकी काफ़ी बुरी थी। मौके पर उसका जो बाइक था वो पड़ा हुआ था, लेकिन वो बाइक जो है जली हुई थी, और लाश को देखकर ये साफ था कि उस लड़के की हत्या की गई है और उसके गले में चाकू से वार किया गया है। तो जो मामला अब तक गुमशुदगी का था वो मामला अब कत्ल के मामले में बदल चुका था, तब्दील हो चुका था। पुलिस ने अब उस केस को भी चेंज किया और मर्डर का केस रजिस्टर किया अज्ञात गुनहगारों के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, और इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस जो है लगातार अलग अलग सोर्सेज से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती रही। मैंने आपको पहले ही बताया जिस जगह पर यह घटना हुई थी वो जगह पहले बहुत आबाद नहीं थी, बहुत विकसित नहीं थी, तो वहाँ CCTV कैमरों का भी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं था। ऐसे में वो लड़का किस तरफ गया, उस खेतों के पास कैसे पहुँचा जहाँ पर उसकी लाश मिली, उसकी हत्या हुई, किन लोगों के साथ गया, इस तरह का कोई क्लू, कोई एविडेंस CCTV कैमरे में पुलिस को नहीं मिल पाया। पुलिस बहुत परेशान थी, उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, और अब इस मर्डर के केस को सुलझाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उधर इस हत्या को अंजाम देने के बाद जो भी उसके कातिल थे कृष्णा के, वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर मौज करते रहे। उन्होंने इसके बाद और कई हत्या की घटनाओं को, लूटपाट की घटनाओं को और अलग अलग किस्म के अपराध की घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया, और सिर्फ इंदौर ही नहीं दूसरे शहरों में भी अंजाम दिया। और पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस को पता ही नहीं था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदौर में 17 अप्रैल को कृष्णा की हत्या की है। तो कुल मिलाकर कृष्णा के मर्डर का मामला काफ़ी कोशिश के बावजूद अनसुलझा रहा, और इस बीच तकरीबन 4 से 5 साल गुजर गए। पुलिस तो छोड़िए, पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड टीम है क्राइम ब्रांच, उसने भी तमाम घोड़े दौड़ा लिए, खूब कोशिश कर ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस केस को पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने के लिए अदालत में अर्जी भी दाखिल कर दी और कहा कि ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हालांकि बाद में फिर से पुलिस वालों का एक अभियान चला जिसमें अनसॉल्व्ड केसेस को पुलिस ने ट्रेस करने की कोशिश की। नए सिरे से इस मामले की जांच की पुलिस ने, लेकिन तब भी पुलिस नाकाम रही और पुलिस को कोई लीड, कोई हेडवे कृष्णा के मर्डर के मामले में नहीं मिल पाई।
इस बीच मैंने आपको बताया ना कि जो अपराधी थे उन्होंने और भी कई अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया। कई साल गुजर गए, 11 साल पुरानी ये बात है। पिछले साल यानी साल 2025 में आपको याद होगा इंदौर में एक बड़ा इवेंट था। इवेंट क्या था? आईसीसी वुमेन्स 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का मुकाबला था इंदौर में। एक मैच इंदौर में भी खेला जाना था और वो मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम इंदौर में मौजूद थी और 23 अक्टूबर 2025 को जब ये मैच होने वाला था उससे ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की एक वुमेन क्रिकेटर के साथ इंदौर में एक बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटी। एक ऐसी घटना जिसने इंदौर जैसे सिर्फ एक अच्छे शहर का ही नाक नहीं कटा दिया, बल्कि उस घटना ने पूरे भारत की नाक नीची कर दी। कोई एक ऐसा आदमी, ऐसा शख्स था जिसने ऑस्ट्रेलियन विमेन्स क्रिकेट टीम की एक मेंबर के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़ की, उसे गलत तरीके से छुआ, उसे डराया और भाग गया। जो भी वो था वो बाइक पर आया था और उसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब जब उस महिला ने इसके बारे में शिकायत की, शोर मचाया, तो फिर सारे लोगों के कान खड़े हो गए, शासन प्रशासन के तो हाथ पांव फूल गए। एक फॉरेन गेस्ट और वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर, उसके साथ इस तरह की गिरी हुई हरकत इंदौर शहर में, आप समझ सकते हैं कि इंदौर शहर पर कितना ज़्यादा दबाव उस वक्त होगा और इंदौर पुलिस पर खासकर कितना ज़्यादा दबाव होगा। इंदौर पुलिस ने इस मामले को एक चैलेंज के तौर पर लिया और पूरी उस सड़क को इंदौर पुलिस ने स्कैन किया जहाँ पर यह घटना हुई थी। ये घटना एक पॉश इलाके में हुई थी। वो क्रिकेटर जो है वो रेडिसन ब्लू होटल से निकलकर कैफे द नेबरहुड कहकर एक कोई आउटलेट था वहाँ पर जा रही थी अपने साथियों के साथ और उस बीच उस लड़की के साथ, उस प्लेयर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। अब वो इलाका सीसीटीवी की कवरेज में है। पुलिस ने उस जगह के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली, आसपास के इलाकों के फुटेज पुलिस ने चेक किए और चेक करते करते पुलिस को एक संदिग्ध नजर आया, समझ में आया, जो उस घटना के वक्त उस डायरेक्शन की तरफ आता जाता हुआ दिख रहा था। ये एक बाइक पर था और इसने कैप लगाई हुई थी, टोपी पहनी हुई थी। पुलिस ने अपने मुखबिरों से और उनकी जो अपनी टीम है, जो गुनहगारों से उनका हमेशा वास्ता पड़ता है, वो पहचानते हैं कौन क्रिमिनल है, क्या है, तो पुलिस ने अपनी टीम की मदद से उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की और पुलिस को कामयाबी मिली भी। महज 6 घंटे के अंदर पुलिस ने उस मामले के आरोपी, इकलौते आरोपी अकिल उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार कर लिया। और ये मैं बात बता रहा हूँ 2025 की, यानी पिछले साल की अक्टूबर महीने की। 11 साल पुराने उस कत्ल की घटना से एक ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर के साथ 10 साल बाद हुए उस छेड़छाड़ की घटना का क्या कनेक्शन है, मैं क्यों बता रहा हूँ? तो कनेक्शन ये है कि 11 साल पहले वो जो घटना हुई थी, उस घटना को अंजाम देने वाला जो शख्स था, जो आदमी था, उसी ने फिर से इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसने एक ऑस्ट्रेलियन महिला के साथ, क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की। और इस बीच वो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे चुका था, कत्ल, लूटपाट और इस तरह की बदतमीजियों वाली घटनाएं, और अलग अलग मामलों में वो वक्त बेवक्त गिरफ्तार होकर जेल भी जाता रहा। लेकिन वो जो हत्या उसने की थी 11 साल पहले कृष्णा पटेल नाम के लड़के की, उस केस का अब तक खुलासा नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि पुलिस ने जब इस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर के साथ छेड़छाड़ की घटना का खुलासा किया और अकिल उर्फ नाइट्रा नाम के क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, तब भी पुलिस को यह पता नहीं चला कि यही वो आदमी है जिसने कृष्णा पटेल की हत्या की थी खजराना इलाके में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वक्त तो गुजरता जा रहा था और पुलिस को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कृष्णा पटेल का मर्डर केस सॉल्व हो पाएगा। उधर जो कृष्णा के घर वाले हैं, उन्होंने अपने बेटे की मौत के गम को भुलाया नहीं था और कभी भुला भी नहीं सकते थे। कोई भी परिवार भूल नहीं सकता। माँ जो है बहुत द्रवित, बहुत दुखी रहती थी, वो रात रात भर सोती नहीं थी। और कृष्णा के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है विनोद, और बहनोई जिसके घर कृष्णा जा रहा था डॉक्टर के पास जाने के लिए, उनका नाम है चेतन खरे। विनोद और चेतन ने एक प्रण किया। उन्होंने ये प्रण किया कि वो तब तक अपने केश नहीं कटवाएंगे, अपने बाल नहीं कटवाएंगे जब तक कि कृष्णा के कातिल पकड़े नहीं जाते। आप सोचिए कि यह कैसी प्रतिज्ञा थी और कैसी भीष्म प्रतिज्ञा थी, जो प्रतिज्ञा पिछले 11 सालों से चली आ रही थी। मगर अब से कुछ दिन पहले, समझ लीजिए 4-5 दिन पहले, इस मामले में इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और पुलिस ने कृष्णा पटेल का मर्डर केस सॉल्व कर दिया। यानी जो कृष्णा के बड़े भाई और बहनोई जिन्होंने बाल लंबे कर लिए थे और ये प्रण किया था, ऊपर वाले से ये मन्नत मांगी थी कि कृष्णा के कातिल जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक ये बाल हम नहीं कटवाएंगे, ऊपर वाले ने उनकी वो मुराद, उनकी वो मन्नत पूरी कर दी, सुन ली, और कृष्णा का कातिल जो है वो इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आ गया।
लेकिन ये करिश्मा हुआ कैसे, कैसे वो पकड़ा गया? और अकील उर्फ नाइट्रा ने कृष्णा की हत्या की थी, ये बात पुलिस को कैसे पता चली? तो इसका जवाब ये है कि जब अकील जेल गया था, जेल में था, तो जेल में रहने के दौरान उसकी किसी और आरोपी से, किसी और क्रिमिनल से लड़ाई हुई थी। जेल में ऐसा होता है, अक्सर मुलजिम आपस में भिड़ जाते हैं। तो जब लड़ाई हुई थी तब अकील ने बड़ी शेखी बघारते हुए और बड़ी बड़ी हाँकते हुए उस आरोपी को, किसी दूसरे मामले के गुनहगार को यह धमकी दी थी कि तुम मुझे हल्के में मत लो, मैंने 11 साल पहले एक लड़के का मर्डर किया था और ऐसे ही कर दिया था मर्डर। उसने बल्कि डायलॉग में ये दिया कि मैंने उसको फ्री कर दिया, मतलब जुमला सुनिए आप, उसने कहा कि मैंने उसको फ्री कर दिया था और उसी तरह तुम्हें भी फ्री कर दूंगा, पुलिस को उस मामले का भी कुछ पता नहीं और तुम्हारे बारे में भी पता नहीं चलेगा। ये बात जिसको धमकी दी गई उसने सुनी। उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ वो तो हुआ, लेकिन वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के बाद जिसको धमकी मिली थी वो मुलजिम जेल से बाहर आ गया जमानत पर। बाहर आने के बाद उसने किसी ऐसे आदमी से, आरिफ अकील उर्फ नाइट्रा के उस बड़बोलेपन की शिकायत की जो आदमी पुलिस का मुखबिर था। यानी पुलिस के एक मुखबिर को जेल से निकले इस बंदी ने यह बताया कि मुझे अकील उर्फ नाइट्रा ने यह कहकर धमकी दी थी कि मैं तुम्हें भी उसी तरह मार दूंगा जिस तरह मैंने 11 साल पहले कृष्णा नाम के एक लड़के की खजराना में हत्या की थी। अब ये बात जब मुखबिर को पता चली तो मुखबिर की आंखें चमक उठी। मुखबिरों का काम ही यही होता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मुखबिर ने देर नहीं की और फौरन इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया। एक कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी को मुखबिर ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मी से बड़े अधिकारियों को जानकारी हुई और फिर पुलिस वालों ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फौरन अकील उर्फ नाइट्रा को गिरफ्तार किया जो अब भी जमानत पर चल रहा था और इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की। वो एक पुराना पेशेवर क्रिमिनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने बहुत सारी अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया, तो पुलिस को उससे सख्ती करने में अब कोई गुरेज नहीं थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि मुखबिर ने जो जानकारी दी है वो जानकारी सही होगी और आखिरकार वो बात सही निकली। अकील उर्फ नाइट्रा ने कृष्णा पटेल की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उस हत्या में उसके साथ आरिफ और परवेज नाम के उसके 2 दोस्त भी शामिल थे। ये दोनों भी पेशेवर क्रिमिनल थे। परवेज की तो जेल में ही मौत हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरिफ वो जमानत पर आज़ाद था। अब पुलिस ने आरिफ को भी अरेस्ट किया अकील की निशानदेही पर। आरिफ कहाँ है ये पता किया और उसे पकड़ा और इन दोनों को पकड़ने के बाद जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो इन्होंने कृष्णा के कत्ल की बात तो खैर मान ही ली थी, ये भी बताया कि किस तरह से उन्होंने कृष्णा की हत्या की और उनका मोटिव क्या था, सारी बातें साफ साफ बताई। पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया, लेकिन घर वालों को पुलिस कैसे यकीन दिलाती कि जिन आरोपियों को उसने पकड़ा है वही कृष्णा के सचमुच के कातिल है, उन्होंने कोई गलत आदमी नहीं पकड़ लिया, ये कैसे यकीन दिलाती? तो पुलिस ने यह तय किया कि जो पीड़ित परिवार है, कृष्णा की माँ, कृष्णा के भाई, पापा, इन सारे लोगों से आरोपियों का आमना सामना करवाएंगे और इंदौर पुलिस ने ऐसा करवाया भी। कृष्णा की जो माँ है उनका नाम है छोटी बाई। वो बहुत स्वाभिमानी किस्म की महिला हैं और बहुत समझदार भी हैं। उन्होंने इन दोनों आरोपियों से बड़ी गहन पूछताछ की, ऐसी पूछताछ जैसे आमतौर पर पुलिस वाले करते हैं। एक एक बात पूछी कि तुम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तुमको कृष्णा कहाँ मिला, फिर तुमने क्या किया। और उन आरोपियों ने, जो 2 आरोपी पकड़े गए अकील और आरिफ, इन्होंने वो पूरी बात कृष्णा की माँ को बताई। इन्होंने बताया कि उस दिन उन्हें कृष्णा रास्ते में बाइक पर जाता हुआ मिल गया था और ये 3 लोग, आरिफ, अकील और परवेज, वो नशे में इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, नशेड़ी हैं। तो इन्होंने कृष्णा को रुकने का इशारा किया और कृष्णा रुक भी गया। उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दो। बाइक में ऑलरेडी कृष्णा था, 3 लोग और उस बाइक पर बैठ गए और कृष्णा को लेकर थोड़ी दूर गए, लेकिन जाने के बाद उन्होंने साथ में इकट्ठे कुछ नाश्ता वगैरह भी किया। लेकिन तब तक इनके मन में कृष्णा को देखकर लालच पैदा हो चुकी थी, क्योंकि कृष्णा ने गले में एक चांदी की चेन और एक सोने का लॉकेट पहना हुआ था। ये नशेड़ी थे, इनकी नज़र ऐसी ही चीज़ों पर होती है। कृष्णा को उन्होंने देखा, उनकी नज़र उस पर चली गई। वो कृष्णा जो इन्हें दोस्त मान रहा था और थोड़ी देर की दोस्ती हुई थी, साथ में इकट्ठे कुछ खाया पिया भी था हॉस्पिटल के रास्ते में ही, बहनोई के घर जाने के क्रम में, उस कृष्णा को ये सुनसान जगह पर लेकर गए और बोलने लगे कि ये चेन और लॉकेट हमें दे दो। कृष्णा हक्का बक्का रह गया, बोला कि भाई क्यों, अभी तो हमने आपको लिफ्ट दी यार, क्या बात कर रहे हो? तो बोला कि नहीं दे दो, फ़ौरन दे दो, वरना तो छीन लेंगे हम। कृष्णा मना करने लगा, अड़ गया। वो भी 17 साल का लड़का था, नौजवान था, खून गर्म था उसका। उसने विरोध करना शुरू कर दिया और आरिफ, अकील और परवेज, इन तीनों ने मिलकर कृष्णा पर जानलेवा हमला किया। अकील ने एक चाकू निकाला और कृष्णा के गले पर वार कर दिया। आप सोचिए कितना वाइटल पॉइंट है ये बॉडी का, कितना वाइटल पार्ट है। गले की नसें कट गई और फिर कृष्णा की वहीं मौके पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये अपराधी इतने शातिर थे कि इन्होंने सोने की
सोने का लॉकेट, चांदी की चेन और दूसरे जो भी कैश वगैरह उसके पास था, तकरीबन 1500 रुपये पापा ने दिए थे, वो लूटे और वहाँ से फरार हो गए। जाते जाते कृष्णा की जो बाइक है उसको आग के हवाले कर गए ताकि कोई सबूत भी ना बचे। लाश को तो वो जला नहीं सकते थे इतनी आसानी से, लाश वहीं पड़ी रह गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुनसान जगह पर यह घटना हुई थी, 5 दिनों तक उस लाश पर, जली हुई बाइक पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। 5 दिन बाद किसी ने वो लाश देखी और फिर पुलिस को इत्तला दी। कृष्णा के घर वालों को जब जानकारी मिली तो कृष्णा के घर वालों ने मॉर्चरी में जाकर अपने बेटे की लाश पहचानी। उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा, पागलों की तरह वो रोते बिलखते रहे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि उनके बेटे की हत्या क्यों हुई। 11 सालों तक उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इन 11 सालों में कृष्णा का जो परिवार है उनका अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कुछ ज़मीन जायदाद का विवाद भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। जब ये घटना हुई तो पुलिस ने उनसे पूछा कि आपका बेटा गायब हो गया है और आपके बेटे का तो अब शव मिल चुका, हत्या हो गई है, आपको किसी पर शक है? तो इन्होंने शक उन्हीं रिश्तेदारों पर जताया जिन रिश्तेदारों के साथ उनका ज़मीन जायदाद का झगड़ा चल रहा था, केस मुकदमा चल रहा था, धमकी देने धमकाने का सिलसिला चलता था। उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की, सख्ती की, लेकिन कृष्णा के कत्ल के बारे में वो कुछ नहीं बता सके। वो तब तो बताते जब उन्होंने कत्ल किया होता। ज़मीन जायदाद का झगड़ा बेशक चल रहा था, लेकिन उन्होंने बेटे की हत्या नहीं की थी और इसीलिए कृष्णा का मर्डर केस जो है सॉल्व नहीं हुआ था। अब पुलिस ने एक मुखबिर के इत्तला पर और कातिल के बड़बोलेपन के बाद जब अकील उर्फ नाइट्रा और आरिफ को पकड़ा तो कृष्णा की माँ ने इन दोनों लड़कों से पूछा कि भाई तुमने क्यों मार दिया, क्या दुश्मनी थी? तो उन्होंने कहा कि हमने तो नशे में मार दिया और हमें एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा अपराध हम कर लेंगे और हम उसे लूटना चाहते थे। ये बोलकर ये लड़के दोनों चुप लगा गए। जब ये दोनों चुप हो गए तो जो कृष्णा की माँ है वो बहुत फूट फूट कर रोई और ये आंसू 11 साल बाद एक बार फिर जो सूख चुके थे तब निकले जब उन्हें यकीन हो गया कि इंदौर पुलिस ने बिल्कुल सही कातिलों को, सही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम जिसमें इंदौर पुलिस ने अच्छी तफ्तीश भी की और इत्तेफाक से जो अकील और आरिफ, खासकर अकील का बड़बोलापन इस मामले में उसे ले डूबा। एक ऐसा कातिल जो 11 सालों तक चुप रहा, कत्ल का राज अपने सीने में दबाए रखा, उसने 11 साल बाद अचानक कहीं मुंह खोला और जैसे ही उसने अपनी बात किसी को बताई, मुंह खोलकर कत्ल का खुलासा किया, उस मामले में पुलिस ने गुनहगारों, मतलब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया।